आज ना मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ, तितली की। रंग बिरंगे पंखों वाली तितली की कहानी, जिसके पंख बहुत सुंदर थे, लेकिन जो कैद थी एक शीशे के डिब्बे के अंदर। डिब्बा सुंदर था, वहाँ पर एसी थी, टाइम पे खाना मिल जाता था। जो तितलियाँ बाहर थी ना, जब वो बाहर से देखती तो यही कहती कि वाह क्या जिंदगी है उस तितली की। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या थी? डिब्बा छोटा था, तितली उड़ भी नहीं पाती थी। एक कोने से दूसरे कोने दीवारों से टकराती रहती, कभी उसके पंख छिलते, कभी रोती, कभी घुटती रहती। वो जब जब बाहर देखती तब तब सोचती कि काश वो भी बाकी सारी बाहर वाली तितलियों के जैसे आसमान को छू पाती, उड़ पाती आज़ादी के साथ। पर बाहर वाली तितलियाँ उसे हमेशा कहती कि तुम पागल हो, एसी छोड़ के धूप में चलोगी, बारिश में भीगोगी, ऊपर से पक्षी खा जाएंगे तुम्हें, इससे अच्छा है कि तुम अंदर ही रहो। तितली ने 2 साल तक वो दर्द झेला। एक दिन ना आंधी आती है और दीवार कांच की टूट जाती है। अब तितली के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता या तो टेप से उस दीवार को चिपका दे और फिर उसी में कैद हो जाए, और दूसरा रास्ता ये था कि उस दीवार से बाहर निकले, अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ जाए। पहले रास्ते में जीवन भर का घुटन था, और दूसरे रास्ते में जहाँ वो पंख फैलाकर बाहर निकलती है वहाँ आंधी है, तूफान है, पंख भी उसके फट सकते हैं लेकिन आजादी है। उसने आंख बंद किया और शीशे से बाहर कूद गई। पंख तूफान में उलझे, कई दिनों तक भूखी रही। फूल ढूंढना नहीं आता था, दिशा तक उसे नहीं पता थी, पर उसने लड़खड़ाते लड़खड़ाते सब सीखा। पहले फूल पर बैठी मीठा रस पिया, धूप ने उसके पंख सुखा। 2 सालों के बाद उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। जब उसने नीचे देखा ना, तो उस शीशे के डिब्बे में बाकी की बची 10 तितलियां, जो अभी भी एसी में तो हैं, पर मरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। पर उस तितली को संतोष था कि उसने दर्द सह लिया, पर आजाद हो गई। शायद इसीलिए कहते हैं ग्रोथ इज़ पेनफुल, चेंज इज़ पेनफुल, बट नथिंग इज़ एज पेनफुल एज स्टेइंग स्टक समवेयर यू डोंट बिलोंग। ये कहानी हमसे काफ़ी रिलेटेबल है ना। भगवान हमारे सामने भी रास्ते रखते हैं, तय हमें करना होता है कि हमें रोज़ रोज़ मरना है थोड़ा थोड़ा, या रोज़ थोड़ा थोड़ा जीना है। हेलो, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जागृति। आज के दिन की शुरुआत मेरी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ होती है। वैसे तो पिछले 2-4 दिनों से ही मैं इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, साथ में कंफ्यूज्ड भी हूँ, लेकिन आज मुझे इसका हल तो ढूंढना ही था। पिछले कई दिन मेरे लिए भी काफ़ी अजीब थे। केबीएस का एग्ज़ाम बीत चुका है और अभी रिज़ल्ट नहीं आया टियर 2 का, बट हमारे हाथ में क्या है? मैं यदि ये सोचूं तो मुझे यही होता है कि हमारे हाथ में है इंटरव्यू की तैयारी करना। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट अभी भी चल रहा है, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, टियर 2 का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमें ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं कि मेरा हो भी सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 नंबर से मैं पीछे रह जाऊँ, तो वहाँ पर बेहतर यही है कि हम आगे की प्रिपरेशन को अपने अभी से ही स्टार्ट कर दें। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी करना और इंटरव्यू देना वो ऐसी एक प्रक्रिया है ना कि उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी के सामने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाना एक टाइम फ्रेम के अंदर, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसके लिए हमें, यदि हम पहले से तैयार नहीं हैं तो इट मे बी डिफ़िकल्ट। तो अभी हमें रिस्क लेना है। अगर नहीं होता है टियर 2 का रिजल्ट हमारे फेवर में, तो क्या होगा? हमारी पर्सनैलिटी अच्छी विकसित होगी और आगे के लिए हेल्पफुल रहेगी। हम यदि और कुछ चूज़ करते हैं तो उसमें, और अगर हो जाता है तो ये जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर, इसका रिग्रेट ना काफ़ी ज़्यादा होगा। और ये मेरा अनुभव रहा है और मैंने ऐसा फील भी किया है। और मत पूछिए, फिर जो रिग्रेट होता है और फिर जो पछतावा होता है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो प्लीज़, यदि अभी लग रहा है तो प्लीज़ अपने आप को एक डिसिप्लिन के अंडर काम करने की कोशिश धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी इधर कई दिनों से, लगभग 7-8 दिनों से ही तो मैं अपने आप को स्टार्ट कर ही चुकी हूँ, लेकिन 3-4 दिनों से मैं इस खास प्रश्न जो सबसे पहले इंटरव्यू में हमें पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस पर काम कर रही हूँ। और आज तो मैंने सोच ही रखा था कि आज मैं एकदम फुल एंड फाइनल करके रहूँगी। मैं जैसे ही अपना आज का दिन स्टार्ट करती हूँ किचन से आने के बाद, वैसे ही थोड़ी देर बाद आदू आ जाती है और आदू अपनी प्रॉब्लम्स ढेर सारी मेरे सामने रखती है। आजकल दीदी मैं एकदम इनडिसिप्लिन हो गई हूँ, बिल्कुल रूटीन ही ख़त्म हो गया है और बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और नेगेटिव थोड़ी सी हो गई हूँ। अब उसका ऐसा प्रश्न सुन के ना मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इसे क्या सजेस्ट करूँ। मैं तो खुद ही इधर पीछे ऐसे प्रॉब्लम से घिर चुकी थी, लेकिन होता है ना कि हमारे अनुभव काम आते हैं दूसरों को सजेस्ट करने में। तो बस मैंने अपना अनुभव और मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया, मैं वही सब आदू के साथ शेयर कर रही थी। और उसका रूटीन वगैरह मैंने उसको खुद से बनाने के लिए हेल्प किए।
और देन इसके बाद हम लग गए वापस से अपने काम में, वीडियोस खंगालना, और फाइनली मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसे सेलेक्ट करके रखे हुए थे। इंट्रो बनाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि क्या इंट्रो में रखना सही है और क्यों सही है, इस बात को जानते हुए रखना, ताकि यदि उससे कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो तो हम उसके लिए बिल्कुल अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएँ। इस राज्य के इस जिले से संबंध रखता हूँ, इतना ठीक है, जिले तक ठीक है। फिर आपकी एजुकेशन में कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बचपन के स्कूल के नाम से शुरू करते हैं कि मैं जब छोटा था मैं अपने गांव के राजकीय बालक विद्यालय में पढ़ता था। इसकी क्या जरूरत है, बात बताइए। जब शिक्षा की बात करें तो जो लेटेस्ट आपकी डिग्री है और लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन है, आमतौर पे केवल एक वही। तो शुरुआत मेरी YouTube से ही रही और मैंने विकास सर के इस वीडियो से बहुत कुछ जाना और ये समझा कि हाँ, इंट्रोडक्शन में हमारे क्या क्या होना इम्पॉर्टेंट है और क्यों होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम टीचिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो क्या टीचिंग इंटरव्यू में भी ऐसे ही हमें सब कुछ रखना है या कुछ डिफरेंट हम कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ये तो UPSC के लिए सर ने आइडिया दिया था। तो उसके लिए भी मैंने जो पिछले कैंडिडेट्स रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनके वीडियोस देखे। साथ ही मुझे याद आता है कि मैंने जब सचिन सर का बैच लिया था पिछले साल, तो वहाँ से भी मुझे एक इंटरव्यू बैच मिला था और उसमें बहुत सारे वीडियोस थे पुराने वाले, तो मैंने उनकी भी हेल्प ली। यहाँ पर KVS के टीचर्स हैं जिनकी वीडियोज़ अवेलेबल है, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, वो क्या चाहते हैं एज ए इंटरव्यूवर। जब वो बैठते हैं, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, तो वो क्या डिमांड करते हैं और KVS क्या डिमांड करती है, ये सब समझने के लिए मैंने उनके वीडियोस की भी हेल्प ली। अगर हम देखें तो मूलतः सबकी बातें सेम ही हैं, बस आत्मा सबकी अलग अलग है, मतलब सबका नज़रिया अलग अलग है। और यही मुझे सीखना था, समझना था, क्योंकि मेनली हमें यही जानना है कि KVS हमसे क्या चाहता है और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि भले ही हम आइडियाज़ सबसे ले रहे हैं लेकिन अपनी यूनिकनेस हमें नहीं खोनी है। अपना जो यूनिक पॉइंट है हमें वो ऐड करना है इंट्रो में। बहुत टाइम लग गया मुझे ये तैयार करने में अपना इंट्रोडक्शन, बट फाइनली हो गया। हाँ, चलो एक बेसिक तो आइडिया लग गया कि अपने इंट्रो में हमें रखना क्या क्या है और उनकी प्लेसिंग कैसे होने वाली है। मैंने बहुत सारे वीडियोस ढूंढे टॉपर्स के, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ पढ़े हुए पिछले KVS जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हुए थे। मैंने ना एक सीरीज़ में लाइनअप करा है पूरा कि हमें कब क्या क्या बोलना है। सबसे पहले तो सब लोग ये एक बोल ही रहे हैं ये वाली बात कि हमें एक थैंकिंग लाइन बोलनी है। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन हम बोलते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद हमें अपना नाम, इसके बाद हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे ज़िला और स्टेट। फिर इसके बाद आता है हमारा हमने सबसे हाईएस्ट क्या एजुकेशन में किया है वो वाला पॉइंट, जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, इसके बाद मैंने DLED किया है तो वो वाला पॉइंट। कुछ लोगों ने ना ग्रेजुएशन किया है, फिर PG किया है, फिर इसके बाद DLED किया है। तो यदि आप कंफर्टेबल हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर के कि यदि मैंने PG किया है और मैंने PRT के लिए अप्लाई किया है, तो उधर से ना क्वेश्चन आपने PG किया है तो उस लेवल के आ सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ देखे, लोगों की राय सुने जिन्होंने कहा कि यदि आप PRT के लिए जा रहे हैं तो अपने इंट्रोडक्शन में ग्रेजुएशन का ही पॉइंट बस इंक्लूड करना है, इसके बाद DLED का। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि इंटर के बाद ही हो जाता है DLED, लेकिन यूपी में और शायद किसी और भी स्टेट्स में होता होगा, मुझे नहीं आइडिया इसका, लेकिन यूपी में तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है DLED। तो हमें तो ये पॉइंट रखना ही पड़ेगा कि ग्रेजुएशन मैंने किया फिर DLED किया। जिन्होंने PG भी किया है और वो PRT के लिए क्वालिफाई है और इंटरव्यू तक जाते हैं, तो उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये सोच करके रखना है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी उस बात के लिए भी खुद को तैयार रखना है। CTET, UPTET जो भी हमने क्वालिफाई किया है उसका डिटेल भी डाल सकते हैं हम। फिर आता है हॉबी वाला पॉइंट। यहाँ पर हमें ये डालना है कि हमें क्या करना पसंद है पढ़ाई के अलावा और मेरी क्या क्या रुचियाँ हैं। ये पॉइंट बहुत ही सोच समझ करके डालना है, वो डालना है जो हम सच में करते हैं, जिसके बारे में हम सच में जानते हैं। क्वेश्चन यदि बने तो हम उसका आंसर अच्छे से कर पाएँ। यदि आप कहीं वर्किंग हैं, यदि आप अभी कुछ रिसेंट में कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं हॉबी के बाद। तो ये है एक पूरा इंट्रो वाला पार्ट जो कि अभी तक मैंने सीखा है। मे बी मैं आगे और भी वीडियोस देखूं तो, या फिर मुझे और कुछ आइडिया आए दिमाग में तो यहाँ पर मैं कुछ और ऐड करूँ या फिर मैं कुछ हटाऊँ, ये बाद के लिए मैंने छोड़ा है। अभी तो मुझे ये आइडिया लग गया है कि इंट्रो में क्या क्या होने वाला है। आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कि आप लोग अपना इंट्रो कैसे तैयार कर रहे हैं और आपने क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए हुए। अब बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे रूम में, तो हम पूछेंगे मे आई कम इन, जाना है, और फिर हमें सबको गुड मॉर्निंग विश करना है टाइम के अकॉर्डिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ना हमें यदि वहाँ पर कोई फीमेल टीचर है तो हमें उन्हें विश करना है गुड मॉर्निंग।
ये मैंने एक नई बात सीखी है अभी। तो सबसे पहले हमें फीमेल टीचर को विश करना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर वो बोलेंगे बैठ जाइए, तो हमें बैठ जाना है। इसके बाद हमें इंट्रो करना है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो उन्होंने मुझे बोला बैठ जाइए, तो मैं बैठ गई हूँ और मैंने बोला थैंक यू सो मच। उधर से क्वेश्चन आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ, हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि ड्रेस हमारी क्या होने वाली है। तो मैंने तो सोचा है मैं साड़ी लूँगी, और अभी मुझे उसको भी खरीदना है। उसे खरीद करके पहले ही रखना है, 2-4 बार पहन करके अपने आप को देख लेना है कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। तो आप भी प्लीज़ साड़ी या सूट जो भी आपको लेना है ना, आप उसे देख करके पहन करके रख लीजिए, वरना कई बार हम नए नए कपड़े पहनते हैं तो हमें अनईजी सा महसूस होता है। तो ये काम तो हमें पहले कर लेनी है। और फिर वहाँ पर ना हमें अपने पोज को भी ध्यान देना है कि हमें बैठना कैसे है चेयर पर बाकायदे। ठीक है, साड़ी हमने पहना या सूट पहना तो हमें बैठना कैसे है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपना इंट्रो बोलने के लिए। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये बात ध्यान ये भी रखना है कि वहाँ पर ना मैक्सिमम 4 या 5 लोग रहते हैं, तो हमें सबको देखते हुए बोलना है। ये बात भी ध्यान रखनी है, ये नहीं कि जिसने पूछा है बस उसी को हम देखते रहे। आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए। तो हम ऐसे ही अपने आप को फील कराते हैं कि हम इंटरव्यू वाले रूम में बैठे हुए हैं। यार, ये तो सोच के ही मुझे थोड़ा सा अजीब सा होने लगा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Jagriti Mishra. I belong to Varanasi district of Uttar Pradesh. I am BSc graduate from Uday Pratap College, Varanasi in 2019. After that, I did diploma in elementary education. I qualified for the CTET exam in 2022 and UPTET exam in 2021. I have done advanced diploma in computer application. I have a basic knowledge of computer. I like to create Madhubani and Warli art. Along with this, I also like to do yoga and to create content. हाँ, तो ये पहली बार था और मैं अभी भी अटक रही थी। कहीं कहीं मुझे देखना भी पड़ रहा था जो मैंने लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम बार बार ना अपने आप से अभ्यास करेंगे, शीशे में देख करके बोलेंगे, तो ये हमारा ना अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब ध्यान ये भी रखना है कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार करके रखना है। अब उधर से जैसे भी प्रश्न आए, अगर वो हिंदी में पूछते हैं तो हमें हिंदी में ही बोलना है, चाहे हमने इंग्लिश में तैयार क्यों ना बहुत अच्छे से किया हो। और उस केस में तो खास तौर से जब हम हिंदी के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यदि हम इंग्लिश के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ना, तो हम जा सकते हैं एक बार को। लेकिन एक बार ना ये बैड इम्पैक्ट डालता है। शायद ये दिखाए कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उन्होंने हिंदी में पूछा और हमने इंग्लिश में जवाब दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये इंटरव्यूअर पर भी डिपेंड करता है कि वो इस बात को कैसे लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। बाकी तो सब ठीक है। अब ये फुल एंड फाइनल मेरा इंट्रो रहने वाला है तब तक जब तक कि मुझे कुछ नया आइडिया नहीं आ जाता है, और तब तक जब तक कि मुझे ये नहीं लगता है कि ये मैंने गलत ऐड कर दिया या ये मैंने सही किया है। आप भी मुझे गाइड करिएगा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और मैं जो ऐड कर सकूँ और क्या मुझे हटाना चाहिए, या कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। किसी भी तरीके का सुझाव और सुधार यदि आपके मन में आ रहा है अभी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। शाम हो रही है धीरे धीरे, तो मम्मी ने आज बेल का शरबत बनाया था और मैं वही अभी पी रही हूँ और बार बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें टिके। इंग्लिश में तो तैयार हो गया था, तो अभी बारी थी हिंदी में लिखने की, तो मैंने वो भी लिखा और उसे भी मैंने 1-2 बार पढ़ लिया। और ये देखिए कौन आ गया हमारे कमरे में। आज से आदू ने डिसाइड किया है कि वो मेरे साथ बैठ के मैथ्स पढ़ेगी, क्योंकि आदू इस बार नेट का एग्ज़ाम देने वाली और नेट के पेपर के जनरल पार्ट में मैथ्स पूछा जाता है, तो बस उसके लिए उसे थोड़ा सा तैयार करना था। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि यदि हमारे पास ना कंप्यूटर की कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो हमें वो भी ऐड करना है। ये उन्हें ये बताएगा कि हमें कंप्यूटर की समझ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है केवीएस में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना, सारे बच्चों के सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन रखना, रिजल्ट्स बनाने, पेपर बनाने, ये सब टीचर्स का ही काम होता है वहाँ पर। यदि हमने कोई कोर्स नहीं किया है, फिर भी यदि हमें कंप्यूटर चलाना आता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मुझे बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की। चलो पानी तार और हाथ लो of the day is first sentence what right कौन और हमारी मीठी तीखी नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती है। मैं इनको पढ़ाने बैठी थी और ये मोबाइल चला रही थी, तो इसीलिए पनिशमेंट मिली। बाकी चलिए, आपकी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।